हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा बच गया था जो लास्ट क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। अभी करेंगे उसको हम, सॉलिबिलिटी of gas in liquid. Solubility of a gas in liquid. इसका क्या मतलब है कि गैस जो है वो कितना सॉल्युबल हो सकता है गिवन लिक्विड में। यही मतलब होगा इसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एक सॉलिड कितने अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में वो एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है सोल्यूशन बनाने के लिए। सेम ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस solubility of gases, it is amount or quantity, it is a amount or quantity of 1 centimeter cube gas to dissolve in given amount of सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड या फिर वाटर। ठीक है, एक गैस की कितनी टेंडेंसी है कि वो एक लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यानी कि ml की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, कुछ ऐसे गैसेस होंगे जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में, कुछ ऐसे गैस होंगे जो बहुत कम सॉल्युबल होंगे वाटर में, राइट। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन गैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.08 ml in 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम में सिर्फ 3.08 ml ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, हाईली प्रेशराइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इन हाई प्रेशर इट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होता है, ये वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोक। जो कोक वगैरह होते हैं उसमें क्या किया जाता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है कोक, राइट। यानी कि उसमें बहुत सप्रेस करके, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिल किया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं तो वो लंबे टाइम तक उसमें डिसॉल्व रहता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता है ना। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका क्या सीन है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए इतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है जितना ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उतना ही, देखो, इतना ही ऑक्सीजन क्या है, वाटर में डिसॉल्व है। अब इसी वाटर में अगर एक्वेटिक एनिमल रहेंगे तो बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, बट वही इतने ही ऑक्सीजन में हम चले जाए तो हम वहां पे सांस नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। बट जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए इतना ऑक्सीजन सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सबसे पहले नेचर की बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, solubility of
गैस dissolve gas in a liquid depends on किस किस पे, लास्ट क्लास में जो किया था वही सेम है सारे फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, and fourth one is effect of pressure, कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो, नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करें, यानी कि हम यहाँ पे गैस की बात करें, तो कुछ ऐसे गैस होंगे जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे, कुछ ऐसे गैस होंगे जो कम सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमारा हो जाएगा दोज गैसेस which are inert, those gases which are inert in water, which are inert, they are less soluble in water or given liquid। जो गैसेस इनर्ट होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में या फिर गिवन लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या है उनका, जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आर्गन गैस, ये सारे के सारे जो गैस होते हैं वो इनर्ट होते हैं और इसीलिए वो वाटर के साथ अच्छे से वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड क्या हो जाएगा, दोज गैसेस which are easily, those gases which are reactive, easily dissolve in water, वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि HCl गैस है, HCl को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे वो H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, SO2 गैस है, इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे क्या हो जाएगा, H2SO3 या फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं CO2, जैसे CO2 गैस लिया हमने, इसको भी हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो ये हमारा बन जाएगा H2CO3, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ये सारे के सारे कैसे हैं, जो कि बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं पानी में। और ये जो ऊपर लिखा है ये इनर्ट गैस है जो कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर है इतना, नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो इसको। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे, ये हमारा थर्ड है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही हम गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमें सोल्यूशन
सोल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा। ये सारे गैसेस में होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सॉलिड के लिए, तो उसमें दो केस बन रहे थे, या तो एक्सोथर्मिक होता या तो एंडोथर्मिक होता। एक बार ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट पहले से एब्जॉर्ब की जा रही थी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व की जा रही थी, रिलीज की जा रही थी। बट गैसेस के केस में क्या होता है, हर बार जो हीट है वो रिलीज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे होएगा क्या हमारा फिर, गैस प्लस solvent gives solution plus heat। अब इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ज्यादातर जब गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही देता है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म हो रहा है, जब वो एक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो आपने ध्यान से सुना होगा या फिर देखा होगा कि उसमें से एक आवाज आती है। जब पानी, सिर्फ खाली पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है सुन सुन की, जब वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप उसको गौर से देखोगे ना तो उसके बॉटम में छोटे छोटे से, उसके जो बॉटम है उसमें छोटे छोटे से ऐसे बबल्स आते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ये बबल्स बड़े बड़े होके और पूरे पानी में बबल्स ही बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, वो हो जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये सब क्या है, जो वाटर के अंदर गैस प्रेजेंट है, जो वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट है, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जितने भी गैस है वो बाहर निकलेंगे। तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ से सॉलिबिलिटी जो गैस की लिक्विड के अंदर है वो कम हो रही है अब, है ना। और हम यहाँ से एक्सोथर्मिक से भी ये पता कर सकते हैं। देखो एक्सोथर्मिक यानी कि अगर ऐसे रिएक्शन को मैं हीट प्रोवाइड करूंगी जो ऑलरेडी हीट नहीं चाहता है लेना, और हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फिर से ये गुस्सा हो जाएगा पिछली बार की तरह, है ना। और ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के बजाय रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में लेकर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन solubility of gas डिक्रीज। सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, और फिर जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बैक डायरेक्शन में जाने लगेगी। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना बंद होके प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, ये है हमारा ली चैटर्जी प्रिंसिपल। ली चैटर्जी ने क्या कहा था, यहाँ पे क्या है हमारा, ली चैटर्लियन प्रिंसिपल। देखो ली चैटर्लियन प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट कम हो जाएगा। पहले रिएक्टेंट हमारा 100 था, इनिशियली प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। टाइम बीतता गया, रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो कम होता गया, ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, फिर ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, अब ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, यानी कि उसको खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, वो बैक डायरेक्शन में वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम कहते हैं ली चैटर्लियन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, हमने क्या किया, उसको हीट नहीं चाहिए, हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, रिएक्शन में सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा और वो बैक डायरेक्शन में रिएक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या, अभी हमने देखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की वो कम हो जाती है ना। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर गर्म पानी में।
तो इसका क्या आंसर होगा? कोल्ड वाटर में रहना वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वाटर के अंदर, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा। वहीं हम हॉट वाटर की बात करें तो वहां पे तो ऑक्सीजन निकल जाता है। इवन जितने भी गैसियस वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू हॉट वाटर। क्लियर है? यहाँ पे देखो, इतना समझ आया? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। बट क्या सारे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे? नहीं, कुछ ऐसे इनर्ट गैसेस होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, वो कैसे रिएक्शन शो करते हैं? Some inert gas shows, और हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, if we increase temperature, solubility increase in some inert gas up to some extent. ठीक है, अभी हमने देखा था टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी जो है गैसेस की वाटर में वो डिक्रीज हो रही है। बट सारे केसेस में ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इनर्ट गैस हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? if we increase temperature solubility increase for some inert gas. ओके, इससे पहले वाला भी, ये भी क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? फोर्थ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, गैस के बीच में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी गैप होता है। तो हम अगर उसको प्रेशर दें तो क्या करेंगे? वो आपस में पास पास आ जाएंगे। तो जो गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल हो पाएगा वाटर के अंदर। अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी increase when we apply pressure on gas. किसी भी गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। साइंटिस्ट है एक हेनरी, उन्होंने क्या बताया है? ठीक है, साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उन्होंने? 2 चैम्बर लेते हैं। ये हमने पहले एक चैम्बर लिया, यहां पे हमने पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन लगाया है और यहां पे लिक्विड है और यहां पे गैस प्रेजेंट है। यहां पे गैस है और क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में भी कुछ अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट होता है। ये हमारा लिक्विड है। ये पिस्टन है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, कोई भी वेट हमने इस पे नहीं डाला। बट जैसे ही हम इस पे वेट डालते हैं, मैंने जैसे ही इस पे वेट रखा, ये पिस्टन क्या हो जाएगा? थोड़ा नीचे आ जाएगा। देखो, दोबारा से बनाती हूँ। अब इस पे क्या रख दिया हमने? वेट रख दिया। वेट रखने से क्या होगा? ये वाला पिस्टन नीचे आ जाएगा, यानी कि
यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो वाटर है, और वाटर में पहले क्या था, वाटर में पहले कम गैस प्रेजेंट है, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये जितने भी गैसियस पार्टिकल्स थे अब कहाँ जाएंगे, वो सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे। अभी भी यहाँ पे है कुछ पार्टिकल्स, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। ये है हमारा पिस्टन। तो यहां से हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू हेनरी, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम किसी भी गैसेस पे किसी भी गैस को प्रेशर देंगे तो वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे the quantity of gas dissolved in liquid increase with increase of applied pressure। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द अप्लाइड प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैसेस पे, उसकी जो डिसॉल्व करने की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें हेनरी ने बताया था। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी, द solubility of gas increase when we applied pressure on it। ठीक है, तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी और साथ ही में एक इक्वेशन भी है, क्या है, m is directly proportional to p। अब इसमें m क्या है और p क्या है, m है हमारा, लिख लेते हैं, m is directly proportional to p। m है हमारा मास और p है हमारा प्रेशर। जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। और यहां से जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्या आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, KHP। ये इन्होंने दिया, मास इंक्रीज करने पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हमने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया तो ये हमेशा इसी में जाएगा, प्रेशर है, यहाँ पे मास है, और वो हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स। अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आ जाता है m को रिप्लेस करके हम x लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, देखेंगे। बट अभी तक इतना ध्यान दो, हेनरी के बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है, डाल्टन। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी पार्शियल प्रेशर पे। तो उन्होंने क्या किया, डाल्टन की थ्योरी लेके और हेनरी की थ्योरी लेके, दोनों की थ्योरी को मिला के एक हेनरी लॉ बनाया गया। बट हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाल्टन की क्या थ्योरी थी। तो डाल्टन ने थ्योरी दिया था पार्शियल प्रेशर पे। डाल्टन की थ्योरी देखते हैं, डाल्टन पार्शियल प्रेशर। इन्होंने क्या बताया था, ये एक चैम्बर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें एक गैस है, इसमें गैस कुछ प्रेजेंट है, मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस है। इसमें कोई गैस प्रेजेंट है, और अगर हम
नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी ले ले, या फिर इसको मैं मान लेती हूँ कि Pa है और यहाँ पे Pb है और यहाँ पे कोई गैस है वो Pc है, ठीक है। इसमें B नाम की कोई गैस है और इसमें C नाम की कोई गैस है, ठीक है। भी समझाने के लिए मैंने बता दिया है, बाकी आप चाहो तो मान सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतनी सारी गैसेस है, आप कोई भी इन सब में से मान सकते हो। तो देखो उन्होंने बताया क्या था, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर जब सारी एक टाइप की ही गैस है तो वो इस अगर वॉल पे, इस कंटेनर के वॉल पे अगर कोई भी गैसेस फोर्स लगाएगा तो वो कौन सा फोर्स होगा, सिर्फ एक गैस के द्वारा ही इस बॉक्स के अंदर फोर्स लगाया जा सकता है, ठीक है। कोई और दूसरा गैस फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे हमने किससे मेंशन कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है Pa। सेम उन्होंने ये कहा कि इस चैम्बर के अंदर या इस बॉक्स के अंदर सिर्फ B नाम का गैस ही अपनी फोर्स लगा सकता है, ठीक है। पूरा फोर्स B नाम का गैस ही लगाएगा। और तीसरा चैम्बर हमने लिया है, इसमें सिर्फ C टाइप गैस प्रेजेंट है, तो इसमें जो फोर्स लगाएंगे गैसेस वो सिर्फ C टाइप की गैस ही होगी। फिर उन्होंने क्या किया, तीनों गैस को एक चैम्बर में ले लिया, इन तीनों को एक चैम्बर में ले लिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है वो देखो, इसके अंदर A भी प्रेजेंट है, इसके अंदर B भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस कंटेनर पे जो गैस अपना फोर्स लगाएगी, जो इस कंटेनर के वॉल को हिट करेंगी, वो गैस A भी हो सकता है, गैस B भी हो सकता है और गैस C भी हो सकता है ना। तो जो टोटल प्रेशर लगाया जाएगा गैसेस के द्वारा वो किन किन गैसेस से लगाया जाएगा, गैस A, गैस B और गैस C, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि गैस A ने कितना प्रेशर लगाया है या फिर गैस B ने कितना प्रेशर लगाया है, क्योंकि उन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है वॉल को हिट करने के लिए, ऐसे ही B का है, ऐसे ही C का है। तो उन्होंने अपना पार्शियल प्रेशर लगाया है, पूरा प्रेशर ना लगा के। यहाँ पे वो पूरा प्रेशर लगा रहे हैं क्योंकि वो एक ही गैस है, बट यहाँ पे सारे गैस एक ही चैम्बर में आ गए हैं, वो वॉल को हिट कर रहे हैं, बट वो पूरा अपना वो नहीं कर रहे, पार्शियली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वॉल को हिट करने में। और अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो कि टोटल कितना प्रेशर है इस वॉल के अंदर, इस कंटेनर के वॉल के पास, तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू, सब अपना आधा आधा योगदान दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। यानी कि जब ये तीनों मिलके अपना अपना ये जो भी हिट कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट में उस वॉल को हिट कर रहे हैं, उन सब का अगर टोटल कर देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। बट इन तीनों में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही गैस थी, जितने भी वॉल को हिट करेंगे वो उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है। ये हमें किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था कि अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा गैसेस को एक चैम्बर में रखते हैं और वो वॉल को हिट करेंगे तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उनका पार्शियल कंट्रीब्यूशन होगा। अब हमें कैसे पता कि पार्शियल कंट्रीब्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक घर है, ठीक है, घर बना लेते हैं, झोपड़ी बन रही है ये तो, ठीक है, ऐसे ही सही है। एक घर है, इस घर में अभी एक ही इंसान है, ये दूसरा घर है और इस घर में दूसरे इंसान है, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी हैं, ठीक है, इन्हें भूख बहुत लगती है बट ये खाना बनाना नहीं चाहते हैं। और जो ए वाला ये इंसान है और ये बी है, ये दिन में, पूरे दिन का बता रही हूँ, पूरे दिन में ये 20 रोटी खा जाता है। और ये जो है ये क्या है, आलसी है बट थोड़ा कम खाता है, तो ये पूरे दिन में सिर्फ कितनी रोटी खाता है, 8 रोटी खाता है पूरे दिन का। बट दोनों के दोनों ही आलसी हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके साथ में रहते हैं, तो एक दिन खाना एक बना लेगा, एक दिन खाना दूसरा बना लेगा। तो ये दोनों कहाँ पे आ गए, एक ऐसे घर में आ गए जहाँ पे दो लोग रह सकते हैं। ये अब यहाँ पे ए और बी दोनों आ गए। अब दोनों को मिला के कितनी रोटी बनानी है हमको, 20 + 8। अब इनके घर में 28 रोटी बनती है।
पहले अकेले अकेले एक में 20 बनती थी और एक में 8 बनता था। अब दोनों को मिला दिया हमने, अब इनके घर में टोटल 28 रोटी बन रही है। अब बाहर से अगर कोई देखेगा इनको, तो उन्हें सिर्फ ये पता है कि इनके घर में 28 रोटी बन रही है। अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि ए कितनी रोटी खाता है या फिर बी कितनी रोटी खाता है, ये नहीं पता। तो लोगों को बाहर से ये लगता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50-50 है, आधी आधी रोटी 14 रोटी दोनों खाते होंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता करना है कि ए कितनी रोटी खाता है, 28 में से टोटल रोटी कितनी बन रही है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी टोटल तो 28 है। अब ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 28 में, और बी का कंट्रीब्यूशन कितना है 28 में। ये हम तभी पता कर सकते हैं जब वो अकेले अकेले रहे होंगे, ठीक है। या तो हम तब पता कर सकते हैं, या तो एक दिन कोई फास्ट रख ले और 28 रोटी हमने बना के रख दी, क्योंकि हमें पता है कि टोटल इस घर में 28 रोटी बनती है। एक ने फास्ट रख लिया, मान लो ए ने फास्ट रख लिया, बी ने खाना खाया, तो उसकी टेंडेंसी है कि वो सिर्फ 8 रोटी ही खा सकता है, उसने 8 रोटी खाई, बाकी की जो रोटी बच गई 20 रोटी बच गई। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 28 रोटी में बी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। बी ने यानी कि उसका कितना पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहा है, पूरा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। पूरा कंट्रीब्यूशन कब होता, जब वो पूरा 28 के 28 रोटी खा जाता, यानी कि 28 रोटी में बी का पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहा है 8 रोटी का। इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे ही एक दिन बी का फास्ट रखवा देते हैं तो ए का हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पी टोटल जो है, अगर हम टोटल देखें तो 28 है, ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 20 और बी का कंट्रीब्यूशन है 8। टोटल को हम ऐड करेंगे तो पी टोटल आ जाएगा। ऐसे ही गैस के साथ है, यहाँ पे इसका अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, पूरा इसी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें पूरा इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसमें पूरा सी गैसेस का कंट्रीब्यूशन है। बट जब हम तीनों को साथ में लेकर आते हैं तो सबका पूरा कंट्रीब्यूशन ना हो के पार्शियल कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और जब हम उन पार्शियल कंट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं तो वो टोटल के बराबर आता है। ये हमें डाल्टन ने बताया है। क्लियर है इतना? देखो इसको, इन दोनों को मिला के फिर हेनरी ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि द नंबर ऑफ मोल्स dissolve, the number of moles of a particle dissolve in a water or liquid is directly proportional to partial pressure of gas. Partial pressure of gas क्या था इसका, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां से जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इतना? तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KH एक्स। तो
के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज। और जब के एच यानी कि हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो एक्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एक्स इंक्रीज एंड नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना नोट डाउन करो। इतना करने के बाद अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ एप्लीकेशन। हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहला एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक्स वाला। देखो, कोल्ड ड्रिंक में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल करते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर करके उसको फिल करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हम सील टाइट पैक कर देते हैं। तो वो वैसा ही रहता है जिस दिन वो पैक हुआ हो, उसके आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर उसको पीते हो तो भी सेम टेस्ट रहता है। वो इस तरीके से उसको पैक करते हैं। लेकिन एक बार अब जब शॉप से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाते हो, उसको एक बार ओपन कर लेते हो, फिर उसको रख दिया और उसके बाद भूल गया, तो 2-3 दिन बाद जब उसको आप पीते हो तो क्या उसका टेस्ट वैसा ही रहता है जैसा पहले था, जैसा फर्स्ट डे आपने पिया था? रहता है क्या? नहीं रहता। अब वो आपको सिर्फ एक मीठा पानी लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो कार्बोनेटेड गैस है, जो CO2 गैस है, वो क्या हो गया, वो इवॉल्व हो गया, वो रिलीज हो गया, है ना। लेकिन अगर आपने पिया और उसको अच्छे से दोबारा से सील टाइट पैक तो नहीं होगा, आपने पिया, अच्छे से बॉटल को बंद किया और फ्रीजर में रख दिया, और कुछ टाइम बाद जब पियोगे तब उसका टेस्ट उतना बेकार नहीं होगा। अगर आप उसको फ्रिज में ना रखो तब पियोगे तब जितना बेकार होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रिज में रखने से टेस्ट थोड़ा अच्छा है, लेकिन वही अगर हम बाहर रखते हैं तो टेस्ट बेकार हो जाता है। फ्रिज में रखने से टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो वो एज इट इज रहेगा। वहीं जब हम बाहर रखते हैं, जब हम उसको फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। सॉलिबिलिटी कम हुई तो सारे जो CO2 गैस के पार्टिकल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे और हमें कोल्ड ड्रिंक जो है वो सिर्फ कैसा लगेगा, एक मीठा पानी लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड cold drinks are packed under high pressure. जो कोल्ड ड्रिंक है उसको हम हाई प्रेशर में रखते हैं। इसके पीछे किसका लॉ है, हेनरी का लॉ है, ठीक है। कंज्यूम when it cold. When temperature increase, solubility of carbon dioxide in cold drink क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम ठंडा करके पीते हैं, गर्म नहीं पीते। सॉलिबिलिटी हाई होती है ठंडी चीजों में और जो गर्म हो जाता है वो उसमें सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। अब है हमारा सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, सी में बहुत डीप तक जाते हैं, ठीक है। जब वो सी में जाते हैं
नीचे जाने से हमारे बॉडी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वाटर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बहुत सारे गैस प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कम सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे ही हम सी में नीचे जाते हैं, हमारी बॉडी का प्रेशर बढ़ने से जो गैसेस होते हैं वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सही है। हम सिलेंडर अगर खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं तो क्या होगा, वाटर में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करने से जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो गया है। प्रॉब्लम कब होगी, जब हम बाहर आएंगे, जब हम सी से बाहर आते हैं, ओशन से बाहर आएंगे, तो क्या होगा, सडनली जो लेवल है नाइट्रोजन का वो कम हो गया एनवायरमेंट में। ठीक है, हमारी बॉडी का प्रेशर है वो कम हो गया। बॉडी का प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बट ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। सॉल्युबिलिटी कम होते ही वो क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जितने भी नाइट्रोजन गैस है, अगर हाथ में यहाँ पे, तो यहीं से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे से रेड रेड ऐसे दाने हो जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बेंड्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेंड्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हम इस बेंड को अवॉइड कर सकते हैं कि हम ऐसे गैसेस अपने साथ में लेके जाएं जिसके साथ नाइट्रोजन गैस जो है वो डिसॉल्व ही ना हो। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बेंड्स क्या होता है। When nitrogen gas dissolve in blood। ठीक है, क्या हो जाएगा, when nitrogen gas dissolve in blood। इसमें यहां पे लिखेंगे हम when scuba divers go inside the ocean or sea, when scuba divers go inside the ocean or sea, then the pressure of our body increase, then the pressure of our body increase। ठीक है, the solubility of gas in our blood also increase, but when we come out suddenly pressure decrease and nitrogen suddenly pressure decrease and nitrogen tries to come out from our body, which cause pain in our body, जो कि क्या करता है, जैसे ही नाइट्रोजन है हमारी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, इवन हमें फीवर भी आ जाता है, कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं अगर ज्यादा हो जाता है तो। ठीक है, क्या है यहाँ से देखते हैं,
बेंड्स क्या होता है? बेंड्स का मतलब है व्हेन नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन आवर ब्लड। तो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बेंड्स बोलते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? व्हेन स्कूबा डाइवर्स गो इनसाइड द ओशियन एंड व्हेन स्कूबा डाइवर्स गो डीप डाउन, देन द प्रेशर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीज। द प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा, सॉलिबिलिटी जो गैस की है हमारे ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हेन वी कम आउट, सडनली प्रेशर डिक्रीजेस एंड नाइट्रोजन ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी which cause the pain in our body। वो क्या करते हैं? जैसे ही नाइट्रोजन बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी से जहां से बाहर आएंगे वहां पे छोटे छोटे से ब्लिस्टर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? पेन कॉज करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इतना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू अवॉइड बेंड? बेंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा सकते हैं। ठीक है, जब हम इनका सिलेंडर लेके जाएंगे, इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? हीलियम की क्वांटिटी 11.2% है, वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, इसकी नाइट्रोजन की 56.2 है एंड लेट मी चेक ऑक्सीजन का कितना है? 32.6। ये इतना इसका कॉम्पोजिशन होना चाहिए इस बेंड से बचने के लिए, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? हमारा सेकंड था। थर्ड हमारा क्या है? एल्टीट्यूड सिकनेस। जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तब क्या होता है? ओके, थर्ड है एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे ही हम डीप डाउन जाते हैं हमारी बॉडी का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। When we go up, the pressure of our body decrease। प्रेशर जो है हमारी बॉडी का डिक्रीज हो जाता है, hence solubility also decrease, hence solubility of gas also decrease। तो इसमें क्या होता है? The level of oxygen in our blood decrease and we feel हमें कैसा फील होता है? and we feel tired और हमें वॉमिटिंग हो जाती है, नॉसिया and sometimes it cause death। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से डेथ भी हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा एल्टीट्यूड सिकनेस। इससे पहले हमने स्कूबा डाइवर्स के बारे में देखा कि वहां पे कैसे हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। इसलिए जब भी हम डीप डाउन जाए या फिर बहुत ऊपर जाए, हमें सिलेंडर लेके जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इन सब चीजों से बच सके और सेफली ट्रैवल कर सके। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने हेनरी लॉ देखा, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस देखे। क्लियर था यहाँ तक? आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।